मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। आज हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान में, भारतीय संविधान में। आज हमारा भाग 3 है। भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार। तो हम लोग अध्ययन करेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का, जो भाग 3 में है। अब तक हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 अध्ययन कर लिया है। भाग 1 में जो है किसकी जानकारी मिलती है? राज्य के बारे में, भारत के राज्यों से संबंधित सारी सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं? भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अब भाग तीसरा जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। तो भाग 3 में हम लोग अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ये आएगा आपका मूल अधिकार के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप समझ लो अधिकार क्या है, फिर मूल अधिकार क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लो। देखो अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं इंसान के, ये समझ लो पहले राइट्स क्या होते हैं। ठीक, RIGHTS, राइट्स, अधिकार क्या होते हैं इंसान के। जो है देखो, इंसान चाहे इंसान हो या कोई भी जो भी प्राकृतिक जीव हैं, वो जन्म के साथ ही उन्हें कुछ जो है अधिकार मिले होते हैं। अगर जीव जंतुओं की बात करें तो ईश्वर उन्हें अधिकार देता है जीव जंतुओं का। अब ये बात अलग है कि जीव जंतुओं के अधिकार पर जो है इंसान अपना जो है हक जमा लेता है, उनके अधिकारों का हनन करता है, लेकिन प्रकृति उन्हें भी जो है अधिकार दे करके ही इस पृथ्वी पर भेजती है। यानी उनको प्राकृतिक अधिकार मिला होता है, रहने का, श्वास लेने का, खाने का, सब पर उनका अधिकार रहता है। लेकिन हम उनके आवास को, जंगलों को नष्ट कर देते हैं और उस पर कब्जा जमा लेते हैं, जिससे उनका प्राकृतिक अधिकारों का हनन होता है कि नहीं होता है। अब देखो अधिकार की अगर बात करेंगे तो अधिकार में 2 लोगों का होना जरूरी है, तभी तो अधिकार की हम बात कर सकते हैं। अधिकार किससे, अगर हमें अधिकार कोई देने वाला नहीं होगा तो अधिकार की हम बात कैसे करेंगे। तो एक अधिकार देने वाला होता है और एक अधिकार लेने वाला होता है। तो दो लोगों का होना यहाँ पर अनिवार्य है, अधिकार देने वाला और अधिकार लेने वाला। अगर हम होलिस्टिक बात करें, पूरे मतलब अर्थ की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो पूरे पृथ्वी पर जीव जंतुओं को, अर्थात जो जीवन है, लाइफ है, उसको अधिकार कौन देता है? ईश्वर देता है, प्रकृति देती है, गॉड देता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। अगर अधिकारों की बात करें, ईश्वर देता है कौन सा अधिकार? प्राकृतिक अधिकार देता है। तो ईश्वर जो है हम सबको, जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, उन सबको, चाहे जीव जंतु हों या फिर स्वयं मानव हो, सबको अधिकार कौन देता है? प्रकृति देता है। और हम लोग उसे क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं कि नहीं कहते? नेचर देता है। अब प्रकृति ने हमको अधिकार दिया है स्वच्छ वातावरण में रहने का, सांस लेने का, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का इस्तेमाल करने का, ये सब प्रकृति ने अधिकार दिया है। तो ये किस प्रकार का अधिकार हो जाएगा? प्राकृतिक अधिकार। अब सिर्फ ये मानव को ही नहीं मिला है, ये मानव के साथ साथ में पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के प्राणियों को, जीव जंतुओं को मिला हुआ है। ठीक भाई, एक शेर है, शेर का अधिकार क्या है? जंगल में रहना और वहाँ के अपने से मतलब कमज़ोर जानवरों का शिकार करके उनको खाना, वो उनका अधिकार है, वो उनका प्राकृतिक अधिकार है। ठीक, इसी प्रकार सभी जीव जंतु जो हैं वो सब अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और जंगलों में रहते हैं। अब ये बात अलग है कि उनके पास जो है ज्ञान की, समझ की कमी होती है। तो जब उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। एक बार मैं आ रहा था इसी नेशनल हाईवे से, जो है आपका जो आगरा से और जो है लखनऊ के लिए है, तो उस पर क्या हुआ कि जो है एक बार कोई बंदर का एक्सीडेंट हो गया था, बंदर का एक्सीडेंट हो गया था, वो मर गया था। उनमें इतनी एकता मैंने देखी बंदरों में कि सड़क जाम कर दिया था। बंदर की लाश को ला करके सड़क पर लिटा दिया
आवागमन बाधित, जिस तरीके से एक इंसान जो है करता है, मतलब इतनी समझ लोग। तो कभी कभी ये लगता नहीं है कि वास्तव में हमारे पूर्वज यही थे, जो डार्विन ने कहा है कि जो है मतलब जैविक विकास की उत्पत्ति जो है, जो उन्होंने परिभाषा वो दी है संकल्पना, जीवन की उत्पत्ति जो है किससे हुई है। तो कभी कभी लगता है कि वास्तव में ये जो है हमारे पूर्वज थे, क्योंकि उनमें इतनी समझ है। भाई साहब, अब वहाँ पे ये था कि मतलब उनको जो है ऐसा थोड़े नहीं था कि अब उन्हें जो है पूरा ये चाहिए कि हाँ हमको हमारा कंपनसेशन मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से जो है पैसा मिलेगा तब छोड़ेंगे, उन्हें तो पैसे क्या। लेकिन वो दिखाने के लिए उन्होंने झुंड लगा लिया कि देखो इस पर सिर्फ तुम्हारा ही कब्जा नहीं है, ये सारा जो भी प्राकृतिक व्यवस्था है इस पर जीव जंतुओं को भी उतना ही अधिकार है। तो कुछ इतनी समझ रही होगी उनके अंदर, तो इसलिए जो है कहने का मतलब ये है प्रकृति के हर जीव जंतु जितने भी हैं सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है। बस ये बात है कि इंसान के अंदर समझ ज़्यादा होती है, तो प्राकृतिक जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे जीव जंतु हों, सब उन पर अपना सुपीरियरिटी सिद्ध करता है, उन पर अपना जो हक जमाना चाहता है। नहीं तो सबको ईश्वर ने बराबर अधिकार दिया है। अब जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो फिर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के पास जाते हैं। अगर हिंदू हैं तो फिर मंदिर जाएंगे, मुस्लिम हैं तो फिर दरगाह जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, ईसाई हैं तो फिर चर्च जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? अपने अधिकारों को मांगने के लिए। कभी ये नहीं मंदिर गए होंगे तो कभी ये नहीं कहेंगे कि भगवान तुमने हमको अधिकार भी दिए हैं, साथ में ये कर्तव्य भी दिए हैं, तो उस कर्तव्यों को लेकर नहीं जाएंगे कि हमारी ये कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है कि सही मानव बन करके और मानवता की सेवा करना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य को लेकर के हम नहीं गए होंगे मंदिर में कि ईश्वर से कहने कि ईश्वर धन्यवाद, आपने मुझे मानव बनाया है और आज मैंने इतना अच्छा काम किया है, तो उसके लिए मैं आपके मंदिर माथा टेकने आया हूँ कि आपने मुझे धन्य कर दिया इस जीवन में, ये जीवन दे करके। बस अगर कुछ कमी हो गई तो फिर उसके लिए मंदिर चले जाएंगे, परीक्षा आएगी तो मंदिर चले जाएंगे जो है माथा टेकने कि भगवान हमको जो है अच्छे नंबरों से पास कर देना। तो मांगने जाते हैं ना, अपने अधिकारों को मांगने जाते हैं। तो इसलिए अधिकार एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। जब देने वाला होगा तो उसी से तो अपने अधिकारों के हनन होगा, तो उसको मांगेंगे। तो हम इंसान जो है समझदार हैं तो हम मांग लेते हैं, जानवर शायद हो सकता है अपनी भाषा में मांगते हैं, हमें नहीं पता है, उनकी भी अपनी भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें वो कहते होंगे कि ये जो तुमने प्राणी हमारे समतुल्य बनाया है प्रकृति में, जिसको मानव कहते हैं, वो हमारे अधिकारों का हनन करता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं और इन्हें नैसर्गिक भी कहते हैं। नेचुरल हैं और ये क्या है, नैसर्गिक हैं। नैसर्गिक भी होते हैं, ये नैसर्गिक अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक है और नैसर्गिक है, नेचुरल हैं। ठीक है, तो इनको जो है अधिकारों को हमने एक कैटेगरी ये हो गई, और दूसरी कैटेगरी होती है, चूँकि मानव एक बहुत बड़ी जो है संख्या है इस पृथ्वी पर, तो एक होता है मानव अधिकार। ये क्या होता है, मानव अधिकार। तो हम अधिकारों को मोटा मोटी दो कैटेगरी बांट सकते हैं, प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं उसमें मानव के साथ साथ में प्राकृतिक जीवों को भी मिले हुए हैं, और वो किससे मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं, ईश्वर से प्रदत्त हैं। और जो मानव अधिकार होते हैं, मानव अधिकार मानव द्वारा दिए गए, मानव को दिए गए अधिकार हैं। मानव अपने लिए अपने अधिकार की कल्पना करता है। ठीक है, तो पहले नहीं था, जब पहले मानव अधिकार की संकल्पना नहीं थी, तुमने देखा कि दो बड़े बड़े युद्ध हो चुके थे, तो उस समय कोई अधिकारों की कल्पना नहीं थी, किसी प्रकार से अधिकार नहीं थे। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लागू होता था, जंगल का राज होता था, जो बड़ा होता था, जिसके पास पावर होती थी, शक्ति होती थी, वही सर्वाइव करता था, वही जीवित रहता था। नहीं तो बड़ा देश छोटे देश पर आक्रमण कर देता था, उसको नेस्तनाबूद कर देता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संकल्पना रखी गई, एक संगठन का जो है अस्तित्व आता है, यूएनओ जिसको कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो उसका अस्तित्व आता है। फिर उसी की महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ही 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की संकल्पना व्यक्त की। 10 दिसंबर। तो प्रश्न कभी कोई यहाँ भी आता है, मानवाधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार दिवस कब घोषित किया गया? 10 दिसंबर को 1948 में जो है एक घोषणा पत्र दिया गया मानव अधिकार की। किसकी? मानव अधिकार की। ये सार्वभौमिक अधिकार है। मानव का जो है, मानव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है बाई बर्थ, जन्म लेने के साथ ही उसको कुछ अधिकार प्रकृति देती है, और उस अधिकार को लेकर के उसे जीवित रहने का संपूर्ण अधिकार है इस पृथ्वी पर। तो एक सार्वभौमिक अधिकार है, मानव अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है। जब किसी राष्ट्र के अंदर किसी सीमा के अंतर्गत कोई देश या वहाँ का संविधान जो है अधिकार देता है वहाँ अपने नागरिकों को
तो वो एक संवैधानिक अधिकार हो जाता है, एक कानूनी अधिकार हो जाता है, वो अलग होता है, ठीक। लेकिन एक सार्वभौमिक अधिकार, मानव अधिकार जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा हताहत हुए, लोग मारे गए, तो ये लगा कि जो है मानव तो मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं, तुच्छ प्राणी सा है, जब देखो तब मर सकता है, कुर्बान हो रहा है। तो इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन की आवश्यकता हुई और 10 दिसंबर को जो है 1948 में मानव अधिकार की घोषणा की गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक संकल्पना आई मानव अधिकार की। देखो इसका जो इतिहास है मानव अधिकार, ये तो एक होलिस्टिक रूप से आया, लेकिन अगर हम मानव अधिकार के विकास की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 1215 ईस्वी में जो है ब्रिटेन में, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में एक सम्राट थे, सम्राट जॉन थे। कौन सम्राट थे? जॉन सम्राट थे। इन्होंने 1215 ईस्वी में अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए। पहले राजा शासक होता था तो सब कुछ अधिकार राजा के पास होता था, कर्तव्य सिर्फ जो है जनता के पास होता था, जितने कर्तव्य होते थे वो जनता के पास होते थे, और अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के पास होता था, राजा के पास। बाकी पब्लिक के पास कोई अधिकार नहीं। ये बात अलग होती है कि राजा जो है अगर थोड़ा सा मतलब पोलाइट होता था, थोड़ा सा अपने जनता के प्रति जो है नम्र होता था, तो अपने जनता को मतलब थोड़ा बहुत ढिलाई दे देता था अपने जीवन जीने के लिए। अगर वहीं पर निरंकुश शासक हो गया, ज़्यादा मतलब कठोर शासक हो जाता था, तो जनता का शोषण करता था। भारत में देख लो, नंद जैसे शासक हुए जिन्होंने जनता का बहुत शोषण किया, तमाम टैक्स लगा करके दुनिया भर की, ठीक है। तो वहाँ पर अधिकारों का हनन हुआ, कोई अधिकार ही नहीं थे। लेकिन सबसे पहले अधिकारों की संकल्पना हमको कहाँ दिखाई देती है? ब्रिटेन में 1215 में, जिन्होंने ब्रिटेन में जॉन सम्राट ने जो है, वहाँ के सम्राट जो थे जॉन, उन्होंने अपने देश की जनता को कुछ अधिकार दिया, तो उसे कहा जाता है महाअधिकार पत्र। उसे क्या कहा गया? महाअधिकार पत्र कहा गया, ठीक है। तो ये महाअधिकार पत्र को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द वैसे फ्रांस का शब्द है, ठीक है, लेकिन मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले अधिकार पत्र के रूप में दिखाई देता है कहाँ? ब्रिटेन में। मैग्ना कार्टा जो है ब्रिटेन में सबसे पहले जॉन सम्राट ने एक जो है अधिकार दिया अपने नागरिकों को, जिसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। तो इसीलिए भारत में जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, भाग 3 में ही क्या है? मूल अधिकार है। तो भाग 3 को ही क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। तो प्रश्न एक यहाँ से तुम पूछा जाएगा कि जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, मूल अधिकारों को किसको कहा जाता है? मूल अधिकारों। ये महाअधिकार पत्र है जो भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को मिला है, ठीक है। तो इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। तो ये 1215 की बात है। फिर इसके बाद में हमको लिखित संविधान अमेरिका का जो 1791 में वहाँ पर दिखाई देता है जो है मूल अधिकारों के बारे में। वहाँ पर अधिकारों के जो बिल ऑफ राइट्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? बिल ऑफ राइट्स के रूप में, ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स के रूप में सबसे पहले जो है हमको अमेरिका के संविधान में लिखित रूप से दिखाई देता है 1791 में। अब देखो, अगर हम ये अच्छा लिखे 3, ये 3 इस तरीके से लिखा है, 3 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, भाग 3, ठीक है। और 3 में ही इसको एक डंडा खींच दें इस तरीके से, तो क्या बन गया? आ से क्या बन गया? आगे अमेरिका, आ से अमेरिका बन गया। और इसी को आ से हम इसमें अधिकार भी लिख सकते हैं, आ से अधिकार भी लिख सकते हैं। तो भाग 3 याद करना आसान है। भाग 3 में क्या है? अधिकार है। वो भी कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। और मूल अधिकार जो है आ से मतलब हमें अधिकार भी है, आ से अमेरिका है। तो भारतीय संविधान में अधिकारों की संकल्पना कहाँ से आई है? मूल अधिकारों की संकल्पना कहाँ से आई है? अमेरिकी संविधान से आई है। कहाँ से? अमेरिकी संविधान से। हाँ, तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया है मूल संविधान की संकल्पना को। तो याद रखना प्रश्न, इसीलिए स्रोत अभी हमने नहीं पढ़ाया है। यहाँ धीरे धीरे सारे स्रोत आपके सामने आ जाएंगे, फिर लास्ट में स्रोतों का एक क्लास होगी। तो जो है मूल अधिकारों के बारे में हमको कहाँ से मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने कहाँ मतलब पूरे संविधान का अध्ययन किया दुनिया के, लेकिन कहाँ से लिया? तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया। तो 1791 में लिखित रूप से अगर किसी ने मूल अधिकार प्रदान किए तो किसने प्रदान किए? जो है अमेरिका ने। और वहीं से प्रेरित होकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार को रखा, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक रखा गया, ठीक। तो ये बिल ऑफ राइट्स। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1895 ईस्वी में, भारत की अगर बात करें तो 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक आया था। कौन सा विधेयक आया था? स्वराज विधेयक।
हाँ, लोकमान्य तिलक, इनका नाम जगह जगह आता रहता है। तो लोकमान्य तिलक जी, हम सिर्फ तिलक लिखते हैं, लोकमान्य तिलक जी ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था, कौन सा? स्वराज विधेयक। तो इस स्वराज विधेयक में सबसे पहले मूल अधिकारों की बात की गई थी। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों का जिक्र कहाँ मिलता है? स्वराज विधेयक में, जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लोकमान्य तिलक द्वारा। और इसके बाद में जो है 1928 का जो हमारा नेहरू रिपोर्ट था, 1928 का क्या था? नेहरू रिपोर्ट था। तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में भी जो है मूल अधिकारों की संकल्पना दिखाई देती है। और 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था। कराची का कौन सा अधिवेशन हुआ था? जो है कांग्रेस का, कराची का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इस कराची के कांग्रेस अधिवेशन 1931 में जो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में कराची अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये कुछ ऐतिहासिक विकास जो है दिखाई देता है। लेकिन जो भारत में जो 1935 का अधिनियम बनाया गया था, 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में मूल अधिकारों को नहीं रखा गया था। तो ये प्रश्न यहाँ से आपको एक मिल जाएगा कि 1935 के अधिनियम में क्या मूल अधिकार थे कि नहीं थे? नहीं थे। तो 1935 के अधिनियम में मूल अधिकारों को नहीं रखा गया था। तो कभी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या 1935 के अधिनियम में मूल अधिकार थे? तो नहीं थे। ठीक। इसके बाद में जो है भारत में संविधान सभा गठित होती है और संविधान सभा में कुछ समितियों का गठन होता है और समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण होता है। तो इसी में एक संविधान समिति थी जो है सलाहकार समिति या परामर्श समिति, हमने पढ़ाया है। सलाहकार समिति थी, सलाहकार समिति या परामर्श समिति थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के सरदार पटेल जी थे। कौन थे? सरदार पटेल जी थे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जिसमें 4 उप समितियाँ थीं, जिसमें एक उप समिति थी मूल अधिकारों की उप समिति थी ना, मूल अधिकारों की उप समिति थी। एक समिति थी मूल अधिकारों की उप समिति थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, बिल्कुल सही पहचाना, JB कृपलानी। तो JB कृपलानी जो थे मूल अधिकारों की समिति के उप समिति के अध्यक्ष थे, जो सलाहकार समिति के अंडर में थी। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो यहाँ से जो है इन्होंने मूल अधिकारों की संकल्पना रचित की और अपने संविधान में डाला। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में क्या आ गया? मूल संविधान। और मूल संविधान को जो है भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक रखा गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया कि मूल संविधान की संरचना भारत में किस समिति के माध्यम से की गई? तो सलाहकार समिति के माध्यम से की गई। और सलाहकार समिति में भी एक अलग से उप समिति थी मूल अधिकारों की उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो इसके बाद में इसे रखा गया भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो जब संविधान बना था उस समय भारत में मूल अधिकार कितने रखे गए? 7। मूल संविधान जो था, मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया 7। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 थे। लेकिन बीच में 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में एक अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकार से। संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया और हटा करके कहाँ डाल दिया गया? कानूनी अधिकार। ठीक है। तो अभी हम लोग जो है उसकी संरचना पूरे यहाँ देखेंगे। उसके पहले हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। तो जो हम मानव अधिकार की बात करें, प्राकृतिक अधिकार तो छोड़ देते हैं, हम जो है बात कर रहे हैं मानव अधिकार की। अब मानव अधिकार हमने बताया, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो मानव अधिकार दिवस होता है। अब मानव अधिकार एक तो होता है संवैधानिक, एक क्या होता है? संवैधानिक। ठीक है। और एक होता है आपका विधिक, एक क्या होता है? विधिक। अब जो संवैधानिक है, ये संवैधानिक भी 2 प्रकार के होंगे। एक तो जो भारत की अगर बात करें तो जो भाग 3 में है, जो किस में है? भाग 3 में है, जिसको संवैधानिक अधिकार कहते हैं। और एक है आपका जो है इसको क्या कहेंगे? भाग 3 के अलावा, भाग 3 के अलावा, भाग 3 के अलावा, या ऐसे कह सकते हो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। तो एक तो मूल अधिकार हो गया और एक दूसरा हो गया मूल अधिकार के अतिरिक्त। एक कौन सा हो गया? मूल अधिकार के अतिरिक्त। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संवैधानिक। लेकिन ये क्या है? संवैधानिक है। और संवैधानिक की अगर बात करेंगे तो उसका जिक्र कहाँ हुआ होगा? संविधान में। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस चीज़ को किताब में लिख दिया होगा। कौन सी किताब में?
भारत के संविधान, जो एक तरीके से क्या है, पवित्र ग्रंथ है, भारत पर शासन करने का एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, जिसको क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। और उस संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है अधिकारों की बात की है। उसमें भी एक अधिकार है मूल अधिकार। एक कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार। और दूसरा अधिकार, दूसरे अधिकार भी कुछ उसमें दिए हैं संविधान में ही, जो गैर मूल अधिकार हैं। जो क्या है? गैर मूल अधिकार। और इसके अलावा मानव अधिकारों में एक विधिक या जो है आपका विधिक भी हो सकता है, कानूनी भी कह सकते हो, ठीक है, और संविधानेतर भी कह सकते हो, संविधान से इतर, जो संविधान में जिसका जिक्र नहीं है। वो विधिक मतलब विधि बना करके, संसद विधि बना करके अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दे सकती है, तो वो क्या हो गया? विधिक अधिकार। तो भाग 3 में जो मूल अधिकार, अब मूल शब्द से पहले चर्चा करते हैं। मूल मतलब क्या होता है? फंडामेंटल, अंग्रेजी में तो इसको कहते हैं क्या? फंडामेंटल। मूल का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जिसके बगैर मतलब किसी भी इंसान का इस मतलब ग्रह पर, पृथ्वी पर, इस देश में रहना दुष्कर हो सकता है, जेल जैसी स्थिति हो सकती है। जैसे एक बार कल्पना करो आप कि मतलब आपको मतलब ना बोलने की आज़ादी हो, ना ही कहीं घूमने फिरने की आज़ादी हो, और ना ही जो है आप सही से सांस ले सकते हो। जितना ऑक्सीजन हम देंगे उतने खींचोगे, ठीक है, पूरा ऑक्सीजन पे कब्जा कर लें, तो कैसा जीवन होगा तुम्हारा? नारकीय जीवन हो जाएगा ना। तो उस जीवन से बचाने के लिए संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को, और नागरिकों के अलावा भी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो बाहर के लोग होंगे, पब्लिक होगी दूसरे देश से आने वाली, उनको भी संविधान में जगह दिया गया है मूल अधिकारों के रूप में। तो मूल अधिकार उसे कहा जाता है जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य अधिकार होते हैं। जीवन जीने के लिए अनिवार्य अधिकार होते हैं। भाई जो जेल में रहता है, जेल में व्यक्तियों के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जेल में तो तुमको जो रोटी दे रहे हैं, जो है ठोकी पीटी कच्ची पकड़ी सब वो खाना पड़ेगा, ठीक है। तुम जो है खुलकर घूम नहीं सकते हो। अब ये इच्छा हुई कि चलो बगल वाले खोखे से जो है सुपारी खा के आते हैं, चले जाओगे जेल में रहते हुए? नहीं जाओगे। तो अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे कल्पना कर सकते हो, अगर ये मूल अधिकार नहीं होते हमारे संविधान में, तो कोई ऐसी सरकार आती, जैसे पाकिस्तान वगैरह में क्या होता है, कभी सरकार तानाशाह आ जाती है और पूरी पब्लिक को बर्बाद करके रख देती है। तो लेकिन हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इतनी चतुराई से ये चीज़ रख दिया संविधान में कि हम लोग अपना कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। हम यहाँ से सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं। हमको जेल होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान में हमको राइट मिला है, मतलब बोलने का अधिकार भी दिया गया है। अगर सरकार बुराई कर रही, गलत कार्य कर रही, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। चीन में ऐसा नहीं हो सकता है। चीन में अगर आवाज़ उठाओगे तो तुरंत जो है पकड़ के जेल में डाल देगा, और जो पत्रकार कोई खिलाफ में लिखेगा, बोलेगा, तो उसको बैन कर देगी सरकार। तो भारत देश में ये मूल अधिकार ही है जिसकी वजह से यहाँ पर हम जो है मतलब अपने जीवन को सही से तरीके से जी रहे हैं, रह रहे हैं। हाँ, तो ये मूल अधिकार जो होते हैं, ये किसी व्यक्ति के जीने के लिए आवश्यक अधिकार होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। क्यों जानकारी नहीं हो पाई थी क्या तुम लोगों को? मैसेज तो कर दिया था मैंने 12 बजे का। चलो बैठ जाओ। तो ये भाग 3 में रखा गया है इनको। तो यहाँ तक समझ गए? तो मूल अधिकार जो है वो किस में रखा गया? संविधान के भाग 3 में, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स। और जब कानून मतलब संविधान बना था तो उस समय अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अभी सारा हम लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन से थे। तो ये मूल अधिकार। अब इसके अलावा संविधान में ही भाग 3 के अतिरिक्त कुछ जगह अधिकार दिए गए हैं। जैसे बात करें, यहाँ भारत के अगर नागरिक हैं तो उनको जो है वोट देने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार में और इस अधिकार में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि मूल अधिकार, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। अपने अधिकारों के हनन के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहीं भी बीच में किसी भी, अगर मान लो आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ अपने अधिकारों के हनन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट जो है ज़बरदस्ती अगर आपका अधिकार हनन हो रहा है तो राज्य को कहेगा, अभी राज्य बताएंगे किसे कहते हैं, तो राज्य पर जो है फोर्स डालेगा। इसीलिए जो मूल अधिकार होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं और वाद योग्य होते हैं। अर्थात वाद योग्य मतलब आप अपने अधिकारों को लेकर के न्यायालय में वाद कर सकते हो। न्यायालय में आप क्या कर सकते हो? वाद, कोर्ट जा सकते हो, तो उसे कहते हैं वाद योग्य। तो मूल अधिकार क्या है हमारे? वाद योग्य हैं, जस्टिसेबल हैं। और कोर्ट जो है फोर्सिबली, मतलब अगर कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है और वास्तव में कोर्ट को लग रहा है कि आपके अधिकार
का राज्य हनन कर रहा है या राज्य की कोई पब्लिक कर रही है तो उसके खिलाफ क्या जारी करेगी, रिट जारी करेगी। तो ये अंतर है। जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या जारी करते हैं, रिटें जारी करते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन जो भाग 3 के अलावा और अधिकार दिए गए हैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप अपने अधिकारों के हनन के लिए सीधे जो है मतलब कोर्ट, अब जैसे हमें जो है इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, ठीक है। अब हमको राष्ट्रपति नहीं सरकार बना रही है तो कोर्ट जा करके कहें कि भैया हमारा तो अधिकार तुमने संविधान में लिख दिया है कि हम देश के नागरिक हैं तो हमको राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, बनाओ राष्ट्रपति। तो क्या कोर्ट कहेगा चल इसको बना राष्ट्रपति? नहीं। तो इसके लिए हम ना कोर्ट फोर्सेबली हमें कह सकता है कि हमको राष्ट्रपति, तो इसे कहाँ रखा गया है, भाग 3 के अलावा रखा गया है। इसके लिए ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे आप खरे उतरते हो, जाओ राष्ट्रपति बन जाओ। व्यवस्था की गई है कि 50 जो है प्रतिनिधि आपके पक्ष में जो है साइन कर दें तो आप जो है पर्चा भर सकते हो, कोई रोक थोड़े नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन दे दी गई है, दशाएं दे दी गई, उन दशाओं को पूरा करेंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए इनको रखा तो गया है संविधान में ही, लेकिन संविधान में मूल अधिकार से बाहर रखा गया है, भाग 3 के अलग रखा गया है, ठीक। तो ये अंतर होता है मूल अधिकार में और अन्य अधिकारों में। और जो विधिक अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, संविधानेतर अधिकार जो होते हैं, संविधान से इतर जो अधिकार होते हैं, उनका संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, उनका संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन समय समय पर जब जरूरत पड़ती है तो संसद विधायिका जो है कानून बना करके अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करती है। जैसे कोई महिला नौकरी कर रही है, ठीक है, अब ज़रूरत पड़ी कि महिला जो है मतलब उसको मातृत्व अवकाश की ज़रूरत है, अपने बच्चे की सेवा के लिए भी ज़रूरत है, तो सरकार ने कानून बना करके मातृत्व अवकाश दे दिया कि महिला सर्विस करेगी तो फिर उसको जो है बच्चे की सेवा के लिए पूरे सर्विस पीरियड में इतना मातृत्व अवकाश मिलेगा, तो कानून बना करके दे दिया। इसी प्रकार से जो है आपका RTI दे दिया। इसी प्रकार से क्या दे दिया, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार कोई कानूनी अधिकार मतलब संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन इसको संसद ने कानून बना करके अपने देश के नागरिकों को दे दिया कि जो है तुम्हें सूचना पाने का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है। तो ये कैसा हो गया, विधिक अधिकार। तो विधिक अधिकार जो होते हैं वो संविधान में उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसे अधिकारों को जो है समय समय पर विधायिका कानून बना करके अपने देश के नागरिकों को प्रदान करती है, ठीक। अब जब संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को बना दिया जो मूल अधिकार थे, तो मूल अधिकार बने बताया ना कि अधिकार में 2 चीज़ होंगे, एक देने वाला एक लेने वाला, ठीक। तो अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम संविधान निर्माताओं ने बता दिया कि तुम्हारे लिए कोर्ट है, न्यायालय है, तो न्यायालय के पास जाओगे अपने अधिकारों के हनन पर जो है केस करने। तो इसलिए हम उनसे क्या करते हैं, गुहार लगाते हैं। जैसे जब हमारा कोई नैसर्गिक अधिकार का हनन होता है, जैसे कोई बीमारी हो गई, भाई नैसर्गिक अधिकारों का हनन हो, हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, हिष्ट पुष्ट रहें, और भगवान ने हमको क्या दे दी, बीमारी दे दी। तो फिर मंदिर जाते हैं माथा टेकने, अपने अधिकारों को मांग करने कि ईश्वर तुमने मुझे भला चंगा पैदा किया था और अब दे दिया क्या, बीमारी दे दिया, इसको वापस कर लो। तो कोर्ट में जाते हैं, अर्जी लगाते हैं कि नहीं, किसके कोर्ट में, भगवान की कोर्ट में जाते हैं, अर्जी लगाते हैं। तो ऐसे ही जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो संविधान निर्माताओं ने कहा था कि भैया हम लोग तो कुछ नहीं, हम भी मानव हैं, हम संविधान बना रहे हैं, हम भी मानव हैं, लेकिन सबसे ऊपर क्या है, जो संविधान है, और संविधान में भी क्या है, तुम्हारा अधिकार है। अब अधिकारों का हनन होगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा, न्यायालय करेगा। तो अधिकारों की हनन का रक्षा करने वाला कौन है, न्यायालय है। तो इसलिए न्यायालयों को कहा गया है जो है मूल अधिकारों का रक्षक। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, न्यायालय है, ठीक। तो ये जो है हमने जो है अधिकारों की कुछ बात की। अब हम लोग देखेंगे इनकी जो है कुछ विशेषताएं, मूल अधिकारों की विशेषताएं, और भारत में जो है कितने मूल अधिकार हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें करीब 3-4 जो है 3-4 तो लग ही जाएंगे क्लास जो है, तब ये पूरा हो पाएगा। ये क्या बात है, आज साफ क्यों नहीं हो रहा है, और कहाँ चला गया केक? अच्छा कल केक लपेट दिए थे क्या इस पर? पता नहीं केक खाए हो और हमारे बोर्ड को भी लगा लोगों के चले गए हो। अगर मूल अधिकारों की बात करें भारत में, तो मैंने बताया था जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे, 7, लेकिन अभी एक ख़त्म कर दिया गया है, तो अब कितने रह गए हैं, 6 रह गए हैं। तो इन 6 को हम लोग लिखते हैं
पहला जो मूल अधिकार है वो है हमारा समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, ये है 5 अनुच्छेदों में। कितने अनुच्छेदों में है? 5, 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेदों में। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। जब आपको समानता मिल जाएगी तो स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए आपको। तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर के 22 तक है, जो 4 अनुच्छेदों में। कितने अनुच्छेदों में है? 4 अनुच्छेदों में है। और इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है आपका 23 और 24 में, जो कि 2 अनुच्छेदों में है। कितने अनुच्छेदों में है? 2 अनुच्छेदों में। और चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता या जो है स्वतंत्रता का या स्वाधीनता का अधिकार। और ये है आपका 25 से लेकर के 28 तक। ये भी 4 हो जाएंगे, ये भी 4 अनुच्छेदों में है। और पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा के संबंध, संस्कृति एवं व शिक्षा से संबंधित, संस्कृत व शिक्षा से संबंधित अधिकार, संबंधित, ये याद होना चाहिए अधिकार, जो कि आपका 29 और 30 2 जो है अनुच्छेदों में है। ये है 2, ये कितने हैं? 2। और छठवां है आपका लास्ट 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शब्द ही लिखा है संवैधानिक उपचार, ठीक है। और ये है आपका 32 में। ये किस में है? 32। अब हमने 31 की संख्या हटा चली गई है और मैंने बताया कि 12 से लेकर 35 तक है। और मैंने शुरू कहाँ से किया है? 14 से शुरू किया है। तो 12, 13 में क्या है वो चर्चा करेंगे। और इसके अलावा 32 के बाद 33, 34, 35 3 और हैं जो इसमें नहीं है। लेकिन ये 14 से लेकर के 32 और 31 कहाँ गायब हो गया? ये भी इसमें नहीं दिख रही संख्या ना, तो ये कहाँ चली गई? तो जैसा कि मैंने बताया था, ये 31 जो था ये मैंने बताया था संपत्ति का अधिकार था। ये कौन सा अधिकार था? संपत्ति का। जब संविधान निर्माताओं ने जो है मूल अधिकारों को दिया था संविधान में, तो उन्होंने एक अधिकार और दिया था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में था? 31 में था। किस में था? 31 में था। इसके अलावा 19A में भी कुछ था, 19(1) में भी। तो संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो 19(1) में और 31 पूरे में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। इसे हटा करके 44वें संशोधन द्वारा, तो प्रश्न बहुत आता है कि संपत्ति के मूल अधिकार को कब हटाया गया था? तो 44वें संशोधन द्वारा। कब हटाया गया था? 44वें संवैधानिक संशोधन। ये कैसा संशोधन था? संवैधानिक, जो 1978 में आया था। कब आया था? 1978। और इसे हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, जो अनुच्छेद 300A में रखा गया। किस में रखा गया? अनुच्छेद 300A में। तो ये हटा दिया गया। यहाँ से एक प्रश्न तैयार हो गया आपका कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन से अधिकार, कौन से संशोधन में हटाया गया? 44वें संशोधन द्वारा। और अब कहाँ रखा गया? 300 में या ए में, जो पहले कहाँ था? 31 में था और 19(1) में उसका थोड़ा जिक्र था, तो उसे हटा करके वहाँ रख दिया। अब क्यों हटाया गया इसके पीछे थोड़ा सा समझ लो। देखो, संपत्ति का अधिकार अगर इसको मूल अधिकारों में रखा जाता तो जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे थे ये नहीं हो पाते। होता क्या कि जैसे सरकार को सड़क बनानी है या फैक्ट्री, सरकारी कोई फैक्ट्री लगानी है, अब ज़मीन तो जो है सबको अलॉट कर दिया गया, पब्लिक की ज़मीन हो गई, ठीक है। राज्य सरकारों के पास तो कुछ ही ज़मीन होती है ना, बाकी तो सबको पब्लिक की पर्सनल ज़मीन होती है। अब मान लो इस गांव से होकर के जो है नेशनल हाईवे सरकार को गुजारना है और उसके बाद में जो है सरकार क्या करती है? मुआवजा दे करके ज़मीन आपकी लेती है। लेकिन अगर संपत्ति का मूल अधिकार होता तो आप जो है न्यायालय चले जाते, कहते ये मूल अधिकार है और मैं नहीं दूंगा, तो मैं अपने ज़मीन से सड़क नहीं गुजरने दूंगा, क्योंकि हमको जो है मूल अधिकार मिला है, संपत्ति हमारी, हम क्यों दें भाई? नहीं देंगे। हम तो न्यायालय जा रहे हैं, कोर्ट चले जाओगे और कोर्ट भी बचाव करेगा आपका, कोर्ट भी आपका बचाव करेगा, क्योंकि मतलब आपके अधिकारों का अगर हनन होता है तो कोर्ट जो है राज्य से कहेगा कि रिट जारी करके कि भाई इनके अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, तो दिक्कत होती। इसीलिए इसको वहाँ से हटा करके कानूनी अधिकार, अब कानूनी अधिकार में इसलिए डाल दिया गया कि कानूनी अधिकार फोर्सिबल नहीं है, ये जो है आपका
न्यायालय इसको परिवर्तित नहीं करा सकती है। न्यायालय ज़बरदस्ती जो है सरकार से लड़ करके और आपको नहीं दिला सकती है। हाँ, ये जरूर कहेगी कि भाई मतलब वाजिब मुआवजा दो, जो है जितना चाहिए उतनी धन दो उसके बदले। तो ये इसलिए इसको कानूनी अधिकार रखा गया, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसलिए यहाँ से समझ लेना, इसलिए इसको हटाया गया है। तो ये बाकी जो अधिकार हैं ये जीवन जीने के लिए है, बाकी जो अधिकार हैं ये जीवन जीने के लिए। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये जो है इतने अधिकार हैं जिन्हें आपको याद होना चाहिए। तो पहला क्या है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ये हर अनुच्छेद का अपना एक अलग अलग खूबसूरती है, किसी में कुछ कहा गया, किसी में कुछ कहा गया, लेकिन किससे संबंधित, समानता से संबंधित। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, जो 19 से लेकर 22 तक तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं मानव को दी गई है। तो ये किस में रखा गया, 19 से 22 तक में रखा गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में रखा गया है, 2 अनुच्छेदों में रखा गया है। शोषण ना हो किसी इंसान का, इसलिए उसको रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी व्यक्तियों को अपने धर्मों को मानने और उसको जो है आबाद गति से उसको बढ़ाने की आज़ादी है, जो 25 से लेकर 28 तक रखा गया है, ठीक। और संस्कृत व शिक्षा का अधिकार है, इससे संबंधित 29-30 में रखा गया है, ठीक। और संवैधानिक उपचारों का जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो किस में रखा गया है, अनुच्छेद 32 में। तो इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही किसी व्यक्ति का जब अधिकारों का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके उसके अधिकारों को दिला सकती है। तो ये इनको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम लोग निपटाते हैं अनुच्छेद 12 और 13, और उसके बाद में एक एक करके इनको हम लोग बारी बारी से 2-3 क्लास में निपटाएंगे। अनुच्छेद 12 और 13 क्या है, देखो इसको समझ लो। इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न वाला पोर्शन जो है ये वाला है, 14 से लेकर के 32 तक वाला। उनको आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, सीरियल से याद होना चाहिए। अनुच्छेद 12 जो है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक। मैंने बताया था कि जो है राज्य क्या है, अभी बताएंगे आगे। तो वो अनुच्छेद 12 में इसकी चर्चा की गई है कि राज्य क्या होगा, राज्य किसे कहा जाएगा। तुम लोग राज्य शब्द आता है तो सोचते हो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश वो राज्य ना, वो राज्य नहीं। यहाँ पर राज्य, संविधान ने राज्य का मतलब यहाँ समझाया है किसमें, अनुच्छेद 12 में। तो प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे आएगा कि जो मूल अधिकारों में जो राज्य की बात की जाती है वो किस राज्य की बात की जाती है, तो वो जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है उसकी परिभाषा के अनुसार ये जो है जो राज्य है ये 2 जगह लागू होता है संविधान में। एक तो आपका भाग 3 में जितने भी राज्य की बात होगी वहाँ, और एक भाग 4 में, एक भाग 4 में। भाग 3 और भाग 4 में जब भी राज्य की बात की जाएगी तो उसका अर्थ क्या लगाया जाएगा, जो यहाँ पर परिभाषित किया जाएगा अभी वो अर्थ लगाएगा। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो वहाँ भी राज्य का मतलब ये, और बाकी जगह जो राज्य होंगे उसकी अलग परिभाषा होगी। तो यहाँ पर राज्य का मतलब होता है, इसकी 4 कैटेगरी राज्य की बनाई गई है। ये देख लो 4 कैटेगरी। पहली कैटेगरी में बताया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य हम किसको कहेंगे, केंद्र सरकार को कहेंगे। अब देखो सीधे उत्तर प्रदेश नहीं कह रहा है, मतलब किसी प्रदेश की बात नहीं हो रही, केंद्र सरकार और संसद। यहाँ पर राज्य का मतलब होगा केंद्र सरकार और संसद। अगर सुप्रीम कोर्ट राज्य का जो है जिक्र कर रही है तो केंद्र सरकार या संसद की बात कर रही है, या जो है राज्य की सरकारें, या कौन सी सरकारें, राज्य सरकारें। और राज्य सरकारें हैं तो उनकी क्या होगी, विधान परिषदें होंगी, विधानसभाएं होंगी, विधानमंडल होगा। तो उन विधान मंडलों, राज्य सरकार प्लस क्या, विधानमंडल। और इसके अलावा जो है क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय जो है न्याय, वो क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय प्राधिकरण या प्राधिकार। तो क्षेत्रीय प्राधिकरण में इसके कई भाग हो सकते हैं, जैसे नगर निगम, जैसे कौन होंगे, नगर निगम। राज्य का मतलब ये होगा। नगर पालिका हो सकता है, नगर पालिका हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकते हैं, ठीक है। ये सब किसके भाग होंगे, जो है क्षेत्रीय प्राधिकरण के। और होंगे अन्य प्राधिकरण, और कौन से होंगे, अन्य प्राधिकरण या प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी या अन्य प्राधिकरण। तो अन्य में और भी प्रतिष्ठान आ जाएंगे। तुम्हारा स्कूल है, एडेड विद्यालय है ना, तो ये आ जाएंगे, मान्यता प्राप्त एडेड स्कूल आ जाएंगे। तो एडेड स्कूल इसी के अंतर आ जाएंगे। अब ऐसा थोड़े नहीं कि मतलब स्कूल कोई मनमानी करने लगे तो जो है अपने क्षेत्र की जनता का हनन, उनके अधिकारों का हनन करने लगे, नहीं कर सकती है। तो उसके लिए जो है अन्य प्राधिकारी जो है एडेड स्कूल हो गए, LIC बीमा वाले कंपनी हो गई,
ONGC हो गई, ठीक है, आपका UPSC जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी जो है अन्य प्राधिकरण में आता है। रेलवे बोर्ड आ गया, ठीक है, जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं सरकारी और जो है मान्यता प्राप्त इस तरीके से, वो किस में आ जाएंगे, अन्य प्राधिकारी में। तो इनको कहा गया है राज्य। इनको क्या कहा गया है, राज्य। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करता है तो राज्य शब्द लिखेगा स्पेशल इन लोगों के लिए। तो इनको क्या कहा गया है, राज्य। यहाँ पर राज्य का मतलब सिर्फ कोई प्रदेश नहीं है। केंद्र में अगर केंद्र से संबंधित बात होगी तो संसद और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, जो राज्य कहलाएगी। राज्य में राज्य सरकारें और विधानमंडल, और क्षेत्रीय प्राधिकरण में नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये राज्य होंगे। और अन्य प्राधिकरण में स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, रेलवे हो गए, ये सब क्या होंगे, जो है अन्य प्राधिकरण में या अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। इनको राज्य कहा जाता है। और ये अगर किसी पब्लिक का, किसी जनता के अधिकारों का हनन करते हैं, मूल अधिकारों का, तो फिर इनको रिट जारी करती है कौन, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और इनको जो है इनसे इनसे कहती है कि तुम जो है ये अपनी जनता की जो है अधिकारों का हनन क्यों कर रहे हो। तो ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 12 में। तो अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है, राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है, राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अब अनुच्छेद 13, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 और 32 दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अनुच्छेद 13 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को या और न्यायालय को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ये जो है शक्ति प्रदान करता है कि अगर कोई कानून बना रहा संसद या राज्य विधान पालिकाएँ, राज्य विधानसभाएं, तो उन कानूनों को अगर वो मूल अधिकारों का हनन करती है तो उन्हें शून्य घोषित कर सकती है। कौन, संसद। तो यहाँ पर संसद को इतना पावर दिया गया है, वो संसद कह रहा हूँ, न्यायपालिका को, यहाँ पर न्यायपालिका को इतना पावर दिया गया अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कि वो जो है किसी भी विधि को, किसी भी कानून को क्या घोषित कर सकती हैं, शून्य घोषित कर सकती हैं, अगर वो कानून जो है पब्लिक के मूल अधिकारों का क्या करती हैं, हनन करती हैं। पब्लिक के मूल अधिकारों का हनन करती हैं तो उनको क्या घोषित कर सकती हैं, शून्य। अब देखो हमारा संविधान जो है लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। तो इसके पहले क्या कानून नहीं थे, इसके बाद में तो कानून अब बनाए जा रहे हैं। तो जो पहले के कानून थे, अगर वो कानून किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो न्यायालय उन कानूनों को ख़त्म कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। जैसे कि अभी क्या हुआ था, जो है 3 तलाक वाला मामला था। 3 तलाक वाला मामला था। 3 तलाक वाला जो है तलाक़ बिद्दत जिसकी बात की जाती है, वो इनका अपना पर्सनल लॉ था। मुसलमानों का क्या था, पर्सनल लॉ था। लेकिन पर्सनल लॉ था, लेकिन 3 तलाक ऐसी एक व्यवस्था थी जिसमें एक महिला के मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। तो इसी को आधार बना करके महिलाएं कोर्ट गई और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 3 तलाक को, तलाक़ बिद्दत को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो कानून पहले से ही था, संविधान के लागू होने से पहले से था। अर्थात न्यायालय जो कि मूल अधिकारों का रक्षक है, न्यायालय मतलब प्रश्न यहाँ से भी आएगा, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, न्यायालय है। तो न्यायालय ने संविधान बनने से पहले के जो कानून थे उन कानूनों को शून्य घोषित कर दिया कि नहीं कर दिया। और अब जो भी कोई कानून अगर सरकार बनाती है, सरकार मतलब विधायिका बनाती है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, अगर उससे जो है किसी भी पब्लिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो नियम और कानून, वो विधि क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ पर इसीलिए अनुच्छेद 13 जो है ये मूल अधिकारों का जो है न्यायालय रक्षक है। तो अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि न्यायालय क्या है, मूल अधिकारों के रक्षक हैं, वो रक्षा करते हैं। न्यायालय क्या करते हैं, मूल अधिकारों को रक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन ये रक्षक कब कैसे होंगे, अनुच्छेद 32 की सहायता से। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 32 में क्या, संवैधानिक उपचारों का। जब भाई हम बताएंगे ही नहीं कानून को, मतलब कोर्ट को, तो कोर्ट को पता कैसे चलेगा कि हमारे कानून जो है मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो बताएंगे किससे, अनुच्छेद 32 से, अनुच्छेद 32 से। और न्यायालय पावर कहाँ से इस्तेमाल करेगा, अनुच्छेद 13 से, अनुच्छेद 13 से। अनुच्छेद 13 में न्यायालय को पावर दिया गया है, अनुच्छेद 13 में न्यायालय को पावर दिया गया है किसी भी विधि को शून्य करने का, और अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने का जो है पावर दिया गया है। और अनुच्छेद 32 के तहत ही हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है व्यवस्था थी अनुच्छेद 12 और 13 की। 14 से लेकर के 32 तक का हम लोग आगे सीक्वेंस क्लासेज में करते रहेंगे। और कुछ यहाँ पर विशेषताएं हैं संविधान की, उसको समझ लो बस,
इस क्लास को एंड करते हैं। कुछ विशेषताएं हैं। अब विशेषताओं की बात जैसे करें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझ गए होंगे, विशेषता तो अपने आप ही निकाल सकते हो। जैसे विशेषता क्या है, भारत के नागरिकों को, सभी नागरिक जो जन्म ले रहा है भारत में, उसको क्या मिलेगा, मूल अधिकार। तो जन्म से प्राप्त है अधिकार। मूल अधिकार व्यक्ति को कैसे प्राप्त है, जन्म से। अगर जन्म ले लिया है तो आपको मूल अधिकार मिलेगा, जन्म से ही मिलेगा, कहीं से कोई देता नहीं है। संविधान देकर चला गया है और आपको जन्म लेते ही यहाँ पर ये मूल अधिकार मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ में विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ठीक है, तो वो भी जरूर ठीक है। और इसके अलावा मूल अधिकार जो होते हैं वो न्यायालय से जो है क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं। यानी मूल अधिकारों के हनन पर हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। तो अर्थात मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है। मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है, अर्थात इन पर हम केस कर सकते हैं। राज्य अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है तो हम उस राज्य के खिलाफ क्या कर सकते हैं, केस। और राज्य का मतलब सिर्फ किसी राज्य की बात नहीं हो रही, केंद्र की सरकार या कोई जो है केंद्र की कानून हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, या राज्य की सरकार या राज्य की विधायिका का कोई कानून, या फिर क्षेत्रीय परिषद नगर पालिका का कोई कानून हो, या फिर जो है कोई प्राधिकरण हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, या कोई विद्यालय हो, तो ये सब राज्य हो गए ना, ये सब क्या हो गए, राज्य। और इनके खिलाफ जो है नागरिक कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से ये वाद योग्य हैं। और जब आप अपने अधिकारों को लेकर के न्यायालय जाओगे तो न्यायालय क्या करेगी, उसको फोर्सेबली मतलब आपको न्याय दिलाएगी, जबरदस्ती आपको क्या दिलाएगी, न्याय। तो ये जो है परिवर्तनीय है, ये क्या है, परिवर्तनीय है। अर्थात जो है फोर्सेबली न्यायालय जो है आपको जो क्या दिलाएगी, न्याय दिलाएगी। तो ये दो शब्द याद रखना, वाद योग्य है और परिवर्तनीय है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि क्या मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं, तो परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि न्यायालय आपको जबरदस्ती जो है राज्य के खिलाफ क्या दिलाएगी, न्याय दिलाएगी, आपके मूल अधिकारों को प्रदान करवाएगी, ठीक। और इसके अलावा जो है मूल अधिकार जो है सभी नागरिकों को प्राप्त ही है। और ये किसके खिलाफ प्राप्त है, ज़्यादातर राज्य के खिलाफ। ज़्यादातर किसके खिलाफ प्राप्त है, राज्य के खिलाफ प्राप्त है। और कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो व्यक्ति के खिलाफ भी मिले हैं, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण में राज्य थोड़े नहीं आपका शोषण करने आ रही है, या राज्य के कुछ कानून शोषण कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति भी तो शोषण करते हैं। व्यक्ति शोषण, जैसे शोषण किस रूप में, जैसे मान लो किसी ने चूल का न्योता दे दिया, ठीक है, चूल का न्योता दे दिया। अब मान लो कोई ऐसा मतलब दलित समाज का व्यक्ति कोई पहुंच गया, अब उसको जो है कह दे भैया तुमको हम जो है अपने पंगत में नहीं बैठाएंगे, तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था करेंगे, तो शोषण हो रहा है उसका कि नहीं। तो वो उस चीज़ को लेकर के कहाँ जा सकता है, न्यायालय जा सकता है। और शोषण कौन कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है ना, राज्य थोड़े नहीं करने आई है, व्यक्ति तो विभेद कर रही है। तो कुछ जो है कुछ जो हमारे अधिकारों का कुछ हनन करते हैं, व्यक्ति भी करते हैं और राज्य भी करती हैं। तो इनके खिलाफ राज्य ज़्यादातर करते हैं, राज्य, इसीलिए राज्य बहुत पावरफुल ना हो पाए, इसलिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई कि राज्य अगर मूल अधिकार नहीं होते और मूल अधिकार को जो है वाद योग्य नहीं बनाया गया होता तो राज्य क्या करती, तानाशाह हो जाती। राज्य का मतलब ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये सब क्या हो जाती, तानाशाह हो जाती। अब जैसे बिजली का बिल है, बिजली, इसमें बिजली वाले भी आ जाएंगे, बिजली विभाग वाले। अब मान लो कोई जो है मतलब किसी के यहाँ बिल भयंकर आ गया, ठीक है, और उसके बाद में ज़बरदस्ती आकर के जो है क्या करने लगे, बिल वसूल करने लगे, डंडा लाठी लेकर के आ जाए बिजली विभाग वाले। तो ऐसा थोड़े नहीं होगा। इस तरीके से भाई कोई मजबूरी रहेगी, कोई कठिनाई रहेगी, इस वजह से बिल नहीं भरा बच्चे ने मतलब पार्टी ने तो उसके खिलाफ जो है मतलब क्यों हमारा ये मतलब इनके खिलाफ हम न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ से बाकी व्यवस्था ला सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये सब जितने भी क्षेत्रीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण हैं ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं और इनके खिलाफ जो है हम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये भी एक व्यवस्था है। तो ये सारी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो है ये हमारे और बाकी जितनी आप पढ़ोगे तो वहाँ सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। इसमें दो तीन बातें हैं, जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका। तो ये भाग 3 में है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, भाग 3 में है और 3 में ही आगे हम आ बना देंगे तो अधिकार हो जाएगा। तो भाग 3 में क्या है, अधिकार है, और अधिकार में भी कौन सा, मूल अधिकार है, और आ से अधिकार, आ से अमेरिका। तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो स्रोत क्या है, अमेरिका है, ठीक।
तो इस तरीके से जो है मूल अधिकार वाद योग है, परिवर्तनीय है और ये सभी राज्य के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं और जो है राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं ज़्यादातर अधिकार। ये सब क्या हो गई, इनकी विशेषताएं हो गई। ठीक, तो इस तरीके से जो है आगे वाली क्लास में हम लोग 2-3 क्लास में कुछ में जो है 14 से लेकर 18 और जो है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्लास में हो जाएगी, बाकी का बचा हुआ दूसरे क्लास में हो जाएगा।